हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपने लोग सिंधु घाटी सभ्यता में से जो कुछ छूट गया था उसको आज आगे की ओर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, चुनहोद्रो को देखते हैं। यह भी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। चुनहोद्रो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। चुनहोद्रो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इनके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो है एन.जी. मजूमदार हैं। इनके खोजकर्ता जो हैं सो कौन है? एन.जी. मजूमदार हैं। इनकी हत्या जो है डाकुओं ने कर दिया था। कौन कर दिया था? डाकुओं ने इनका हत्या कर दिया था। यह एक औद्योगिक नगरी है। यह क्या है? एक औद्योगिक नगरी है। मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। चुनहोद्रो से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले। किसका कारखाना मिला है? मनके बनाने के कारखाना। कहाँ से मिला है? चुनहोद्रो से मिला है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी मिला है। यहाँ से आगे आगे बिल्ली एवं पीछे कुत्ता के पंजे का निशान मिला है, जिसके द्वारा यह पता लगाया गया है कि कुत्ते जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा था। इसका भी निशान कहाँ से मिला है? तो चुनहोद्रो से इसका निशान मिला है। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिला है। आगे चलते हैं। सुरकोटदा या सुरकोटदा यह कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ से मिला है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े की अस्थियाँ यानी हड्डियाँ जो है यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या है कि घोड़े का ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं। कुनाल, यह हरियाणा में है। यह कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। कुनाल से यह चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुआ है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ जो है धातुओं का रथ मिला है। दैमाबाद से धातुओं का रथ मिला है। आगे चलते हैं। रोजदी, यह गुजरात में है। कहाँ पे है? यह गुजरात में है। यह गुजरात में है। हाथी के साक्ष्य यहाँ से मिला है। क्या चीज मिला है? हाथी के साक्ष्य मिला है। रोपर, यह पंजाब में है। रोपर कहाँ पे है? पूछ देता है दोस्तों कि रोपर कहाँ पे है? तो रोपर जो है वह पंजाब में है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपर से क्या है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। जब मनुष्य मर जाता था तो उसके साथ जो है कुत्ते को भी दफनाया जाता था। उसके बगल में गड्ढा में, एक ही गड्ढा में मनुष्य और कुत्ते दोनों को दफनाया जाता था। कहाँ पे? रोपर में। और मोहनजोदड़ो में दोस्तों मनुष्य के साथ जो है बकरी को दफनाया जाता था। कहा जाता था कि यह जो है उसके भोजन के लिए रख दिया जाता था, यानी भोजन करने के लिए इसे वह रख दिया जाता था। यानी मनुष्य को जो है मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया जाता था। कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पे जो है रोपर में जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछ देता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया जाता था? तो रोपर में दफनाया जाता। कहाँ पे? तो रोपर में दफनाया जाता था। रोपर में दफनाया जाता था। आगे चलते हैं। कालीबंगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से काली रंग की चूड़ियाँ मिला है, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा गया है। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में। याद कर लीजिएगा दोस्तों कि कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पे काली रंग की चूड़ियाँ मिला है। यहाँ पे काली रंग की चूड़ियाँ मिला है, इसी के कारण इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया है। एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद, यह भी मिला है। एक खोपड़ी था जिसमें 6 छेद किया गया था। अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी था। शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी कालीबंगा के लोगों को था। आगे इस सब का नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन इस सब का कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, इसके बारे में जानकारी अपने लोग प्राप्त करते हैं। नगर नियोजन, यह विश्व की प्रथम नगर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह विश्व की प्रथम नगर सभ्यता थी। यह अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। नगर जो है वो 2 भागों में, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे हुए थे।
हुए थे। पूर्वी भाग यह आवासीय भाग होता था एवं पश्चिमी भाग जो है यह हिस्सा ध्रुवीकृत होता था एवं ऊंचे टीले पर स्थित होता था। पश्चिमी भाग जो है ध्रुवीकृत होता था यानी ऊंचे ऊंचे टीले पर बसा हुआ था, और पूर्वी भाग जो है यह आवासीय भाग यानी मैदानी भाग था। आगे चलते हैं दोस्तों। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर ग्रिड पद्धति पर बसे हुए होते थे। शहर जो है वो ग्रिड पद्धति पर बसे हुए होते थे। शहर किस पे? तो ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड पैटर्न पर, यानी ग्रिड पद्धति पर जो है शहर बसे हुए थे। पूछ देता है दोस्त। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, यानी यहाँ पे जो है घर के दरवाजे सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे सड़क की ओर यानी मुख्य मार्ग यानी सड़क की ओर नहीं खुलते थे, अंदर की ओर खुलते थे, यानी बाहर की ओर जो है सो दरवाज़ा नहीं खुलता था। इसमें अंदर की ओर दरवाज़ा खुलता था। और लोथल में जो था वह बाहर की ओर खुलता था, अंदर की ओर नहीं खुलता था। लोथल जो था वो लोथल के जो घर था, लोथल में जो घर था उसका मुख्य दरवाज़ा जो होता था वो सड़क की ओर खुलता था, यानी आगे की ओर खुलता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सो जो मुख्य गेट था, दरवाज़ा था, वो क्या होता था कि अंदर की ओर खुलता था, बाहर की ओर सड़क की ओर नहीं खुलता था। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। रसोई 3-4 कक्ष होता था, कमरा होता था, और रसोई भी होता था और आंगन भी होता था एक घर, यानी एक घर में। उन्हें सीढ़ियाँ का भी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता में सीढ़ियाँ का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ घरों से क्या है कि कुआं के भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कितना कुआं मिले हैं? तो 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था। क्या होता था कि मेन होल क्या है? तो मेन होल एक ऐसा है जो मेन होल से बहुत सारे नालियों को जोड़ दिया जाता था, और जब वह नाली जाम हो जाता था तो उस मेन होल के ढक्कन को हटा के उस नाली को साफ कर लिया जाता था, जिससे फिर क्या है नाली सुचारू रूप से चालू हो जाता था। तो एक मेन होल से बहुत सारे नालियों को निकासी किया गया था, यानी बहुत सारे नालियों को निकाला गया था, और वही मेन होल से सारे नालियों को साफ करके फिर से चालू कर दिया जाता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। नाली जो था, नाली को क्या करते, उस टाइम में भी नालियों को ईंट से ढक दिया जाता था, अभी भी ढक दिया जाता है। आगे सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार यह है 4x2x1। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसकी बारे में भी अपने लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थिति क्या था। इस समय जानकारी का अभाव था, बहुत सारे जानकारी प्राप्त नहीं था, जानकारी का कुछ अभाव था। राजनीतिक व्यवस्था संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा, यानी कहा जाता है कि उस समय पुरोहित वर्ग के पास क्या है, शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता यानी पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। इसका सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति क्या था। मातृ सत्यात्मक था, यानी माता की इसमें प्रधानता होता है। मातृ सत्यात्मक संयुक्त परिवार होते थे। मातृ सत्यात्मक संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि माता की प्रधानता होती है, जहाँ पितृ सत्यात्मक होता है। मातृ सत्यात्मक बहुत सा देश है, जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये सब मातृ सत्यात्मक देश है। यहाँ क्या है, वहाँ पे माता की प्रधानता होती है। गार्जियन क्या कौन होते हैं, तो माता होती है। लेकिन हमारे भारत में पितृ सत्यात्मक है, यानी पुरुष प्रधान देश है, यानी पिता की प्रधानता होती है। गार्जियन कौन होते हैं हमारे यहाँ, तो पिता होते हैं। हमारे यहाँ गार्जियन पिता होते हैं, यानी पुरुष प्रधान देश है। लेकिन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इस सब में जो है, स्कॉटलैंड इस सब में जो है मातृ सत्यात्मक है, माता की प्रधानता होती है। इसी तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक स्थिति यह था कि मातृ सत्यात्मक था, माता की प्रधानता होती थी। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित था।
पहला जो है पुरोहित, पुरोहित वर्ग होता था, दूसरा व्यापारी वर्ग होता था, तीसरा किसान वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग होते थे। बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। यह शांति प्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार रखे होते थे, इनके पास होते थे, बहुत ही कम मात्रा में हथियार होते थे। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो शांति प्रिय लोग थे। पुरुष एवं महिला श्रृंगार करते थे एवं जवाहरत भी पहनते थे। पुरुष एवं महिला जो है श्रृंगार करते थे एवं गहना भी पहनते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। लोग जो है दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। शतरंज एवं मुर्गों की लड़ाई इनके प्रिय खेलते। सिंधु घाटी सभ्यता में शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई जो है इसका प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन था। उस समय अंतिम संस्कार यानी मृत्यु के बाद 3 संस्कार का प्रधान था। पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा दाह संस्कार। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्राकृतिक बहुदेवावाद में विश्वास करते थे। प्राकृतिक बहुदेवावाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। पुरुष क्या है? पुरुष और महिला दोनों जो है देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्ति मिलती है। इस काल में क्या है कि इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी थे। इस समय अंधविश्वास की बोलबाल था। ये जादू टोना टोटके में भी विश्वास करते थे। बाल प्रथा में विश्वास करते थे। या कौन है? बाल प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं। कालीबंगा एवं लोथल, ये दोनों से जो है सो हवन कुंड मिलते हैं। हवन कुंड कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से और लोथल से, दोनों से क्या मिलते हैं? हवन कुंड मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा में भी विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है जल पूजा में भी, वृक्ष पूजा में भी, लिंग पूजा, योनि पूजा में भी विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। इन्हें ध्यान और योग करने का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है। क्या है? मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है। जिस पर आधा शिव का चित्र मिला है। आधा शिव का चित्र मिला। मोहनजोदड़ो से एक जो मोहर मिलती है उस पे आधा मतलब शंकर जी का, शिव जी का आधा अंग का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा था। किसको कहा था? मोहर पर जो चित्र मिला है शिव जी का, उसे पशुपतिनाथ कहा है, चित्र कहा। आर्थिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। आर्थिक स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थे। इनमें से उन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से क्या है कि लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलता है। रंगपुर से ही पूछ देता है कि रंगपुर से क्या मिला है, तो रंगपुर से चावल का भूसी मिला है। और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो चावल जो मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं?
लोथल से मिले हैं। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। रंगपुर क्या है? उत्तर हड़प्पा स्थल है। शुतुरमुर्ग सोतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। सोतुगई अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले। धोलावीरा से क्या मिला है? तो जलाशय के साक्ष्य। धोलावीरा से क्या मिला है? तो पोखर यानी पोखरी का साक्ष्य भी मिला है। यह पशुपालन भी करते थे। यहाँ के लोग जो है पशुपालन भी करते थे। गाय भैंस भेड़ बकरी खरगोश कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। कहाँ के? धोलावीरा के। यहाँ ऊंट घोड़ा हाथी से परिचित थे। धोलावीरा के लोग भी हाथी घोड़ा ऊंट से परिचित नहीं थे। नहीं थे। ऊंट घोड़ा हाथी से परिचित नहीं थे धोलावीरा के लोग। विदेशी व्यापार होता था। धोलावीरा में विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। मेलुआ नाविकों का देश है। मेलुआ क्या है? मोर के लिए प्रयुक्त है। मेलुआ नाविकों का देश है। मोर के लिए यह प्रयुक्त है। मेलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुआ क्या है? हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगोन अभिलेखों में कपास को सिंडन कहा गया है। सारगोन अभिलेखों में वैसे भी यूनान लोग जो है कपास को क्या कहा है? सिंडोम कहा है। सारगोन अभिलेखों में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई। याद रखिएगा दोस्तों कि कपास का खेती सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था। और यहाँ कपास को यूनानी लोग क्या कहा था? सिंडोन कहा था। सिंडोन कहा था। क्या कहा था? सिंडोन कहा था। कौन कहा था? यूनानी लोग ने। किसको कहा था? तो कपास को कहा था। और कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। दिलमुन बहरीन वे आखन यानी ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। उस समय मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। तो वस्तु विनिमय क्या है दोस्तों? उसको समझा देते हैं। वस्तु विनिमय होता था कि पहले के समय में कुछ सामान दे के दूसरे सामान लेना। यानी यदि आप धान दे दीजिएगा तो आपको उसके बदला में कोई दूसरा चीज़ दे देगा। यानी आपको यदि सब्जी खरीदना है तो धान दे दीजिए, उसके बदले में आपको सब्जी दे देगा। या आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप उसे अदला बदली यानी एक सामान दीजिएगा तो दूसरा सामान उसके बदला में आपको दे देगा। उसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कहते थे कि एक सामान यदि धान आप दीजिएगा तो दूसरा कोई सामान उसके बदले में आपको देगा। उसको हम वस्तु विनिमय कहते थे। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। यह जो है सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। लोहा से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टीन बराबर कांस होता है। यानी कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन का मिश्रण क्या है? कांसा। बालकोट पर पाकिस्तान में है। बालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान। बालकोट से शंख उद्योगों के अवशेष मिले हैं। शंख उद्योग का जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से? बालकोट से मिले। बालकोट कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी लिपि में थी? इसके जानते हैं लिपि। इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ये भाव चित्रात्मक लिपि था। यह जो है भाव चित्रात्मक यानी चित्र देख करके जो है स्वभाव को पकड़ लेना। यानी किसी चित्र को बना देता था, उसके चित्र के द्वारा लोग पता कर लेता था कि यह क्या कह रहा है। यानी चित्र के देखकर उसके भाव को पता लगा लेना ही भाव चित्रात्मक कहे जाते हैं। यह दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। अपने लोग क्या करते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो दाएं से बाएं लिखते थे यानी उल्टा लिखते थे। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसे दाएं से बाएं लिखे जाने वाले को गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। भाव कुछ ऐसे भी हुए हैं जिसे पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियों एवं मोहरे। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है। यहाँ से क्या है? 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है। धातु की, पत्थर की और मिट्टी की, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं।
यहाँ से जो 3 तरह की मूर्तियाँ मिले हैं वो एक धातु के था, दूसरा पत्थर और तीसरा मिट्टी के भी बहुत सारे बर्तन मिले हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, धातु की। मोहनजोदड़ो से नर्तकी यानी डांस करते हुए औरत की मूर्ति मिली है, क्या चीज का? तो धातु की। दैमाबाद से धातु का रथ मिला। दैमाबाद से क्या है? धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो पत्थरों की पुरोहित राजा की मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियाँ और राजा की मूर्तियाँ, मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित तथा राजा के मूर्तियाँ मिला है। टेराकोटा की मातृदेवियों की मूर्तियाँ मिली। टेराकोटा की जो है ना मातृदेवी की मूर्ति भी मिला है, क्या चीज का? तो टेराकोटा का। ज़्यादातर मोहरे सेल खड़ी की बनी होती थी। ज़्यादातर मोहरे क्या है? सेल खड़ी की बनी होती थी। ज़्यादातर मोहरे चौकार हुआ करती थी। मोहर जो होता था वह चौकार हुआ करता था। मोहरे वस्तु की गुणवत्ता एवं व्यक्तियों की पहचान की घोतक होता है। मोहरे जो है वो वस्तु की गुणवत्ता एवं व्यक्तियों की पहचान की घोतक होता था। मोहरे पर एक श्रृंगी मोहरे पर एक श्रृंगी का प्रतीक था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहर प्राप्त होती है। कुब्बड़ वाला सांड भी का चित्र मिला है। कुब्बड़ वाला सांड के चित्र भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो कुब्बड़ वाला सांड के चित्र भी मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि बराबर पूछता रहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की पतन कैसे हुआ। तो गार्डन चाइल्ड वे मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी का पतन हुआ। लेकिन SR राव एवं सर जॉन मार्शल वे मेके के अनुसार बाढ़ के कारण सब अपना अपना बता रहे हैं। कोई बता रहे हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, कोई कह रहा है कि आर्यों का आक्रमण, कोई कह रहा है प्रशासनिक स्थिरता, कोई कह रहा है जलवायु में परिवर्तन, कोई कह रहा है प्राकृतिक आपदा, किसी ने कहा नदियों ने अपना रुख बदल लिया इसी के कारण। तो इस सब देख लीजिएगा कि सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता के कारण जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सो पतन हो गया। ये सब देख लीजिएगा। आगे निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे। पता चलता है कि यह सिर्फ एक कारण से जो है इतनी बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ होगा, बहुत सारे कारण है। ये कारण आप लोग जान लीजिएगा कि यह पूछ देता है कि यह कौन कौन से कारण है। तो प्रशासनिक स्थिरता, जलवायु, प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, नदियों ने अपना रुख बदल लिया, इसके कारण भी। तो आप लोग देख लीजिएगा जो बहुत सारे कारण के कारण